नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त जितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है एमपीटीईटी के पैटर्न में और सिलेबस में बदलाव किया गया है। मतलब कि एमपीटीईटी को सीटीईटी लेवल की तरह करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि सीटीईटी और रीट से भी ज़्यादा टफ करने की यहाँ सोच है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग भी रहेगी। तो साथियों, आपको अब अपनी सोच को भी ब्रॉड करना होगा और परीक्षा को पास करने के लिए एक सॉलिड स्ट्रेटेजी बनानी होगी और थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की बजाय एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करते हुए सीटीईटी लेवल की पढ़ाई अब एमपीटीईटी के लिए भी करनी होगी। दोस्तों, हमारा ये प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन सीरीज़ में सम्मिलित करते हैं। दोस्तों, पिछली सीरीज़ हमने प्रोवाइड करा चुके हैं, ये सीरीज़ नंबर 2 है। अगर ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ आपको पसंद आती है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आप लोगों तक आता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? दोस्तों, क्वेश्चन को सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद ही आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है बोला है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि रचनात्मक आकलन के अंतर्गत विद्यार्थियों को खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, किसी विषय वस्तु का अवलोकन करना आदि तो आता है। ठीक है, ये रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है, जबकि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना मूल्यांकन कार्य होता है दोस्तों। ठीक है, ये आकलन रचनात्मक आकलन कार्य नहीं होता, ये मूल्यांकन कार्य होता है। इसलिए क्वेश्चन ने जो पूछा था कि रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, ऑप्शन दे रहा है कि पुस्तकों से उत्तरों को लिखने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। क्यों आएगा ये? कि एक प्रभावशाली शिक्षिका होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होती है दोस्तों, जिसमें वह प्रत्येक छात्र के संपर्क में रहती है तथा उनकी परेशानियों को जानना एवं उन्हें उसे सॉल्व करना, ये तभी संभव हो पाएगा जब वो संपर्क में रहेगी। ठीक है, सभी बच्चों के संपर्क में रहेगी, तभी वह एक प्रभावशाली अध्यापिका कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को ही घुमा देता है। ठीक है, बच्चे को लगता है कि ये वाला आंसर सही होगा, मगर जब क्वेश्चन को देखो और फिर आंसर को देखो, तब बाद में समझ में आता है कि यार यहाँ तो नहीं पूछा था और हमने हाँ वाले में लगा दिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, तो उस गलत वाले को ही देखना है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति बिल्कुल देना चाहिए, ये तो सही है। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन और देखते हैं। बच्चे को स्वीकार करना, ये भी बिल्कुल सही है। अध्यापक का सकारात्मक रुख, यानी ये भी सही है। तो कौन सा गलत आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए ना? तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? दोस्तों, लड़के और लड़की, ये जेंडर पक्षपात वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिल्कुल एक हाथ क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है, भले ही गोल गोल घुमा के पूछेगा, मगर पूछता जरूर है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको समझने की आवश्यकता है।
तो फिर से पढ़ लेते हैं कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। क्यों, सिर्फ बाहर के कार्य क्यों नहीं, घर के अंदर के भी तो करना चाहिए। दूसरा है लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ये वाला आंसर सही हो सकता है। ठीक है, बी। तीसरा देख लेते हैं, मगर सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, यह जेंडर पक्षपात वाली बात है। क्यों, लड़कियां विज्ञान क्यों नहीं ले सकती और लड़के लोग गृह विज्ञान क्यों नहीं ले सकते, होम साइंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। क्यों, लड़कियों को क्यों करना चाहिए, लड़कों को क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको लग रहा हो कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन को ही लिया है दोस्तों जो कि पिछली एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि यही क्वेश्चन पूछेंगे, मगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आप जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको बना पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि जैसी गलतियां मिलती है, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन है अधिगम में असुविधा के, अधिगम में आवश्यकता के, असक्तता आएगा वो, सॉरी, अधिगम में असक्तता। ठीक है, के, अधिगम में असक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, अधिगम में समस्या के। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम में असक्तता के, ये असक्तता। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि अधिगम का आशय होता है दोस्तों सीखना, यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। असक्तता का अर्थ है कमी। ठीक है, अधिगम का अर्थ है सीखना, असक्तता का मतलब होता है कमी। जिन बच्चों के द्वारा लिखने में विपरीत छवियां एवं दर्पण छवि आदि गलतियां होती है वह अधिगम में असक्तता के कारण होता है, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि माता पिता का कार्य है यह, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, या कक्षा कक्ष का आधिकारिक परिवेश। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि छात्रों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्षा प्रजातांत्रिक परिवेश आवश्यक है, जिससे छात्र विद्यालय में छात्रों के साथ समय गुजारने एवं छात्रों के अभिजात समूह उसके दोस्त या खेल कूद के साथी होते हैं। यह परिवेश छात्र को नकारात्मक भावों के सापेक्ष सकारात्मक भावों की महत्ता भी बताता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, यानी बॉक्स से बाहर की सोच। ठीक है, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन है अनुकूल चिंतन, दूसरा ऑप्शन है स्मृति आधारित चिंतन, तीसरा ऑप्शन है अपसारी चिंतन, चौथा ऑप्शन है अभिसारी चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंध रखता है दोस्तों। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, यानी जो बॉक्स है उससे भी बाहर की सोच को प्रदर्शित करता है ये। ठीक है, इसके बाद अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता। ऑप्शन आपको देखना है। विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। सुगम नहीं, आप लोग ये देखिएगा कि यहाँ नहीं लिखा है इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। ठीक है, शिक्षण अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जैसे कि विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर चर्चा और वाद विवाद करना,
प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण देना, ये अनुभव शिक्षण को सुगम बनाते हैं, जबकि किसी विषय वस्तु को केवल याद करने के लिए आधार पर पुनरावृत्ति करना शिक्षण को सुगम व सार्थक नहीं बनाता। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो दोस्तों छात्रों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट हो जाती है तथा कुछ नया सीखने के प्रति उनमें भय या नकारात्मकता उत्पन्न होती है, जो उनके विकास को बाधित करती है। इसका आंसर आ जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके बाद आज के इस क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्व या क्रियाकलाप। तो पियाजे दिया है, देखो क्वेश्चन को वहीं के वहीं घुमा देता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है पियाजे, और पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव वाला बालक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, ये थी आज की क्वेश्चन सीरीज। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आई हो और भी क्वेश्चन सीरीज आप चाहते हैं हमारे इस चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।